क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 15 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और ये वाला जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका नाम है स्पेस हरिकेन। मतलब अब हरिकेन जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका टेरेस्ट्रियल ही रहता है, पानी समुद्र में ही देखने को मिलता है, ये स्पेस में भी देखने को मिलता है, ऐसा चाइना के कुछ साइंटिस्टों ने बताया है। वन नेशन वन राशन कार्ड। अब इसमें क्या है कि वैसे तो 32 स्टेट जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन ऑपरेशनलाइज्ड यानी कि जो है अब वहाँ पे कार्य हो रहा है वन नेशन वन रेशन राशन कार्ड के अंतर्गत 17 स्टेट्स में। उत्तराखंड अभी लेटेस्ट जुड़ा है। ठीक, जानेंगे क्या चीज़ें हैं पूरी। और एक नया ऐप आया है, क्या आप लोग बिना देखे अभी कमेंट कर सकते हो वो ऐप का क्या नाम है। और अगला है एक्सपेंशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। पहले तो देखिए मिड डे मील तो बीच में मिलती थी, और स्कीम जो है आपका एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एनरोलमेंट कराने के लिए, रिटेंशन कराने के लिए, अब इसको ब्रेकफास्ट में भी जोड़ेंगे। लेकिन एक यहाँ पे कैच है। वो कैच क्या है कि ब्रेकफास्ट बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा मील आप बढ़ा रहे हो, एक सुबह की बढ़ा रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन जो है सुबह सुबह होना। लेकिन आपने बजट जो है, अब इसके लिए बजट जो एक्स्ट्रा आना चाहिए 4,000 करोड़ रुपये जो एस्टिमेटेड है, लेकिन बजट 5,000 करोड़ रुपये आपने कम कर दिया है। तो कैसे होगा समझेंगे अभी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब ये वाला जो है कई लोग ने पिटीशन किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। इसमें कहा गया है कि भैया आपने ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद सिर्फ जो है आपका ये अयोध्या वाला जो केस है उसको छोड़ के बाकी जहाँ पे भी जो चीज़ रिलीजियस करेक्टर है वही चीज़ बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे 15 अगस्त से के टाइम पे मान लीजिए कोई मंदिर था तो उसको कन्वर्ट नहीं किया सकता, उसको मंदिर ही माना जाएगा। ठीक, कोई सिख की जगह थी तो उसको सिख ही वाली मानी जाएगी, रिलीजियस करेक्टर जो भी था वही माना जाएगा। 15 अगस्त से पहले डिस्प्यूट चल रहा होगा तो चल रहा होगा, अभी 15 अगस्त के टाइम पे कट ऑफ डेट पे जो भी डिस्प्यूट, जो भी आपका मतलब रिलीजियस करेक्टर था उस जगह का, उसी को मानेंगे हम। और इसमें सिर्फ अयोध्या केस को नहीं मानेंगे, ठीक, राम जन्मभूमि को। तो ये इस पे लोगों ने कहा है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो अलग अलग समुदायों में, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है जवाब मांगा है। और अगला क्या है, घुमंतू जनजातियां द्वारा चुनौतियों का सामना। ठीक, नोमैडिक ट्राइब्स जो होती हैं इसे क्या चीज़ सामना, चैलेंजेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे, क्या इसमें सुझाव दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या है कि पहले 2-3 मिनट में सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या है मूलभूत बातें, और फिर इसको विस्तार में यहाँ पे देखते हैं। आज जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को होता है। क्या कोई बता सकता है इसकी थीम क्या है? ठीक, 2021 में इसकी थीम क्या है? और आप लोग को ये बता दें ईपीएफओ का क्रैश कोर्स हमारा चालू हो चुका है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट पेड ग्रुप है अभी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा। यूपीएससी 2021 का भी जो है आपका पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है, पूरा टेस्ट सीरीज, पूरी स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, और जो है आपको 1-to-1 गाइडेंस किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज इसे हम कहते हैं। ठीक, आप लोगों को सिर्फ इन दो नंबर पर कॉल करना है, 8564880530, 9696066089 पे, और किसी और नंबर पे कॉल नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारा टॉपिक है स्पेस हरिकेन, यानी अंतरिक्षीय तूफान। ठीक, तो ये पहली बार ऐसा देखा गया है, साइंटिस्टों ने देखा, कहाँ के, चाइना वालों ने, कि स्पेस में भी हरिकेन होते हैं। और ये कहाँ देखा गया? नॉर्थ पोल, जो उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर देखा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसको डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके ऊपर देखा गया है आपका स्पेस हरिकेन। ठीक, इसमें क्या है कि कोई बारिश और वैसे कोई वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा ब्लड वाला नहीं है, यहाँ पे प्लाज्मा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो है पूरी इसकी एक बारिश तरीके से होती है इस प्लाज्मा के अंतर्गत। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों मिल के, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दोनों मिल के जो है आपकी स्पेस हरिकेन बनाते हैं। मूलभूत बात यहाँ पे यही है, बाकी इसकी ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। किसने ढूंढा है? हाँ, अब स्पेस में भी होता है। कहाँ ढूंढा गया? नॉर्थ पोल पे ढूंढा गया। किसने ढूंढा? चाइना ने ढूंढा। और इस डिस्कवरी से पहले जो है खाली थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकली हमने इसको देख लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके जो है आउटर वातावरण में भी पाए जाते हैं। ये अब इससे नया जो है निकाला गया है इन्फ्रेंस। ठीक,
आपका अंतरिक्षीय जो है तूफान क्या होता है? ये एक वातावरण का फिनोमिनन है और इसमें कोई पानी और हवा नहीं चलती है। इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन और जो प्लाज्मा है यहीं इस स्टोन के में बने होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा खूब भयंकर तरीके से जो है, पूरा ऐसा लगता है बारिश हो रही है वो। अच्छा, इससे कोई इंसानों को नुकसान नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें। ये शाहडोंग यूनिवर्सिटी चाइना की है, वहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया है रियल स्पेस हरिकेन इवेंट। और ये जो है 600 माइल अक्रॉस था, मतलब इतना बड़ा था, 600 माइल करीबन। और इसमें कई सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आते हुए दिखे 8 आवर तक, 8 घंटे तक। और जो ये स्पेस हरिकेन था ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था, मतलब समझ रहे हो, ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी स्पीड थी 4700 माइल्स पर आवर, बहुत ही भयंकर स्पीड थी। और हरिकेन जो है ये नॉर्थ पोल के ऊपर देखा गया है, डायरेक्टली ऊपर। और हरिकेन जो है ये आपका जैसे कि टेरेस्ट्रियल हरिकेन होता है, ठीक है ना, जैसे कि आपका विशेष स्थलीय तूफान उसी तरीके का है। जैसे वो होता है ना, ये फनल टाइप का ऐसे करके, है ना, वैसे ही है, जैसे कीप जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वैसा ही जो था ये। और क्वाइट आई, इसमें बीच वाला जो एरिया था वो क्वाइट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ये वाला जो एरिया होता है बीच का, ये काफ़ी जो है शांत रहता है। इसके आसपास जो है यहाँ पे सब क्लाउड्स वाउड्स होते हैं, तो काफ़ी रेनफॉल जो है यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल कम होती जाती है। इसमें कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है? क्यूमुलो निम्बस और ये सारे होते हैं ना। तो यहाँ ये इसको आई बोलते हैं। ये शांत एरिया होता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो यहाँ पर लो प्रेशर ये की वजह से ऊपर उठ रहा होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे काफ़ी शांति रहती है। आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग पेड को पहले देख रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट करें, नहीं तो जिनको और भी जवाब देनी है जरूर बताएं कि उत्तरी गोलार्ध में ये काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज क्यों होता है, बताइए। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और जो स्पेस हरिकेन था इसने अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वर्षा कर दी थी, ये वाली बात है। इसके बाद क्या है, ये डिस्कवर्ड किसने? 3D मॉडल बनाया गया हरिकेन का, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स। अब देखो, इनकमिंग सोलर विंड्स, ठीक, जिसमें कि प्लाज्मा यहाँ से मिल गया हमें, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के मिलने से स्पेस हरिकेन बना है। ठीक, किससे मिला है फिर से बता देता हूँ। इनकमिंग सोलर विंड्स, इसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन भी बोलते हैं। सोलर विंड्स, इसमें प्लाज्मा था, इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज़ें हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी? अर्थ की। तो इन दोनों को मिला के स्पेस हरिकेन मिला है। ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है शाडोंग यूनिवर्सिटी चाइना में। और ये कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट पे हो सकता है जहाँ पर वहाँ की चुंबकीय जो है वाता क्षेत्र हो और सोलर प्लाज्मा हो एटमॉस्फेयर में। ठीक, ये बात समझ आ गई। इसका इम्पैक्ट जो है डेंजरस तो नहीं है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर हुआ है। ठीक, जैसे मान लीजिए अर्थ की सरफेस ये है, तो ये 600 मतलब काफ़ी ऊपर जो है ये हुआ है, ये वाली बात है। मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बट दे एंड अप डिसरप्टिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करी चीज़ों को। ठीक, ये किस किस चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकते हैं? जैसे कि वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन में क्या हुआ, आपका तापमान, टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन, मतलब रेनफॉल, ये सारी चीज़ें हैं। डैमेज कर सकते हैं सैटेलाइट को, क्रॉप्स को दैट क्रॉस पाथ, और जो भी सैटेलाइट इसके रास्ते में आएंगे उनको डैमेज कर सकता है। जीपीएस को डिस्टर्ब कर सकता है। रेडियो कम्युनिकेशन को, जो हम लोग बातचीत करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात है। ठीक, ये इसका डायग्राम इस तरीके का है। अच्छा, प्लाज्मा जो मैंने आपको वैसे आसान भाषा में बता दिया, ये प्लाज्मा जो है, जो 4 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर उसमें से एक है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस होती है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रिप्ड अवे इनटू फ्रॉम देयर एटम, जो जैसे एटम ये है तो इससे अलग हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसको ही प्लाज्मा बोलते हैं, सिंपल ये बात लीजिए। ठीक, और इसकी वजह से क्या है, बिकॉज द पार्टिकल इज ए प्लाज्मा हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द मोशन एंड बिहेवियर ऑफ द प्लाज्मा आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो इसके अंदर प्लाज्मा के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयन्स होते हैं, तो इसकी वजह से, और जो है इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है इनमें, तो इनका क्या मोशन होगा, प्लाज्मा का क्या इनका बिहेवियर होगा, ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड से प्रभावित हो जाता है। ठीक, यही डिफरेंस होता है मेन गैस और प्लाज्मा के बीच में। प्लाज्मा वैसे क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्रिएट होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन से, और टॉन अवे फ्री फ्रॉम एन एटम, एटम से जो है अलग हो गए
तो ये जो जो बना इससे प्लाज्मा बन जाता है। ठीक, बेसिक भी चीज़ आपको पता होना जरूरी है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, 17 जगहों पे जो ऑपरेशनलाइज्ड हो गया है, सफलतापूर्वक संचालन चालू हो गया। उत्तराखंड अभी लेटेस्ट जुड़ चुका है। ये जो है आपका जो भी इससे जुड़ता है वन नेशन वन राशन कार्ड से, उसको जो है वो और अधिक अधिक जो है लोन ले सकता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कितना? 0.25% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है आपका 25 पैसा समझ लो ले सकता है। 25 पैसा नहीं, 1.25% ले सकता है। ठीक, ये वाली बात है। अभी इसमें 32 स्टेट ऑलरेडी जुड़ चुके थे, लेकिन ऑपरेशन मतलब संचालित कहाँ हुआ? अभी 17 में हुआ है। और 4 और यूनियन टेरिटरी और स्टेट अभी जुड़ना बाकी है। कौन कौन? आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। वन नेशन वन राशन कार्ड इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी जो है सिटी नागरिक जो है हमारे भारत के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुधार है। ज़्यादातर ये किसको जो है मदद करेगा? जो माइग्रेंट लेबर्स हैं। ठीक, और आपका माइग्रेंट जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनकी फैमिली, उनको खुद को, और फेयर प्राइस शॉप, ये राशन शॉप जो होती है इनको फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है। वहाँ पे ये जहाँ पे मान लीजिए यूपी के हैं, अभी महाराष्ट्र चले गए, तो इनको जो है राशन जितना भी इनको अलॉट है, ये वहाँ से भी ले सकते हैं, महाराष्ट्र से भी, इनकी फैमिली यहाँ से भी ले सकती है, यूपी से भी। ठीक, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें यही है कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है आपका, ठीक, प्रवासी आबादी को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि मतलब अर्बन पुअर है, शहरी गरीब हैं, स्ट्रीट डॉलर्स हैं। ठीक, जो कि संगठित या असंगठित सेक्टरों में काम कर रहे हैं, और एक तरीके से सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी में उनका राशन कार्ड था, वो महाराष्ट्र गए या फिर कहीं और गए तो अब उनको वहाँ खाना ही नहीं नसीब हो रहा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये रिफॉर्म है, और इसकी वजह से क्या है कि जो इनका पूरा फूड ग्रेन का कोटा होगा, मैंने बताया ना आपको, जो भी उनको जो है उनका फूड ग्रेन का कोटा होगा, वो जो है वो पा सकते हैं, चाहे वो अपने राज्य में हो चाहे जहाँ पे भी हो, उनको और उनकी फैमिली दोनों को मिल जाएगा। ठीक, उसी कोटे में से। और जो फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉनिकली पॉइंट ऑफ सेल एनेबल्ड फेयर प्राइस शॉप से जाके वो कहीं पे भी कंट्री में जाके जो है माइग्रेंट बेनिफिशियरी अपना राशन ले सकता है। ठीक, आपका ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको चालू करती है। मेरा राशन करके एक मोबाइल ऐप अभी आया, क्या आप लोग ने आंसर किया था, सही था कि नहीं? मेरा राशन मोबाइल ऐप ये अभी लाया गया है, ये इसको जो है संचालित करेगा और अच्छे से लागू कराएगा। ठीक, वन नेशन मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये कार्ड होल्डर, वर्कर, इन सब और फेयर प्राइस शॉप, इन सब की मदद करेगा, इसको और अच्छे से कार्यान्वित करेगा, लागू करवाएगा। ठीक, अब देखिए मध्यम भोजन योजना का विस्तार। अब ये मिड डे मील स्कीम जो है इसका एक्सपेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी कि संसद की स्थायी समिति ने अभी जो एजुकेशन पे थी, शिक्षा पे, उसने ये सिफारिश करी है कि जितनी भी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वहाँ पे आपको फ्री ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा, सुबह का जो है नाश्ता देना पड़ेगा, अब जो एकेडमिक ईयर आ रहा है उससे। ठीक, ये तरीके से विस्तार हुआ ना, पहले मिड डे मील होता था, अब जो है अब ये क्यों करना पड़ा है? क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। नई एजुकेशन पॉलिसी पे मेरा एक विस्तार से पूरा जो है वीडियो दिया हुआ है, मैंने लास्ट ईयर इसको दिया था, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए भी, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, सब जगह आया। इस वाले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, 40-45 मिनट का, लेकिन इसमें कंप्लीट बताया हुआ है, करीबन 10 साल तो ये चलेगा बहुत अच्छे से। ठीक, अब देखिए इसमें की पॉइंट क्या है, सेंटर का करंट एक्सपेंडिचर जो है, ठीक, और मिड डे मील ये है 11,000 करोड़। अब जो आपका ब्रेकफास्ट बढ़ा दोगे तो 4,000 और करोड़ लगेगा, लेकिन जो बजट में है 5,000 करोड़ कम कर दिए गए हैं, तो ये कैसे मिलेगा, ये समझने वाली बात है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है कि प्रोवाइड करो फूड और न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जो है आपका बच्चे की जो शिक्षा या फिर उसको सोचने की क्षमता है वो अच्छा कर देती है। रिसर्च ने बताया मॉर्निंग का अगर न्यूट्रिशन अगर मिलेगा बढ़िया ब्रेकफास्ट के जरिए, तो उसकी कॉग्निटिवली जो है डिमांड जो है ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी, मतलब उसकी कि नाश्ते की उपलब्धता से संज्ञानात्मक रूप से अधिक मांग वाले विषयों के अध्ययन में लाभ मिल सकता है। ठीक, जरूरी है यार, बहुत जो पढ़ाई करता है उसको बहुत भूख लगती है, सही बात है। जो किताब लेके से बैठता है उसको भूख नहीं लगेगी, तो ये वाली बात है। और ज़्यादा भूख हो पढ़ने की तो आप लोगों को जो है अच्छे से किताब को ही खा लेना चाहिए। ठीक, मतलब उसको पढ़ डालो कस के। फ्री सिवियर फंडिंग क्रंच हो सकता है जिस स्कीम को लागू करने के लिए और या फिर
डिले भी हो सकता है स्कीम को लागू करने के लिए। मिड डे मील क्या है, एक न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन नेशनल वाइड जो है इसको बढ़ावा देता है। ठीक, पोषण संबंधी दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। बच्चे जो आए हैं, कई लोग तो इसीलिए भेजते थे कि भैया पहले जो सिस्टम था, जब राइट टू एजुकेशन आया, आर्टिकल नंबर 21A हमारा मूल अधिकार बना, तो उस समय ये था कि कई सारे बच्चे इसलिए भी नहीं आते थे कि उनको कहीं काम करना है। अब मिड डे मील की मिड डे मील स्कीम की वजह से कई सारे बच्चे जाते थे स्कूल में। ठीक, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है मिड डे मील स्कीम। ध्यान रखना, ये अगर कहीं पूछ ले मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड के अंतर्गत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि स्टेट्स को भी इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। 1995 में लॉन्च हुई थी और ये फ्री लंचेस देती है वर्किंग डे पर और चिल्ड्रन को, ठीक, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ते हैं। ठीक, आपका जो है स्थानीय प्राथमिक कक्षाओं को सरकारी सहायता प्राप्त हो। ठीक, ये वाली बात है। और इसमें गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी एजुकेशन गारंटी, मदरसा मकतब जो भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा चलाए थे, इन सभी में मिड डे मील दिया जाता है। ये समझना जरूरी है। इसको इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वित कौन करता है, आपका राज्य संचालन सह निगरानी समिति, स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी जो है इसको कार्यान्वित करती है और इसमें मैकेनिज्म बनाती है कि इसका मेंटेनेंस हो सके, न्यूट्रिशन जो मानक हैं पोषण के वो बने रहें और क्वालिटी जो गुणवत्ता है मील की वो भी बनी रहे। इसका एम यही है। एम क्या क्या है समझना, कि हंगर भुखमरी को ख़त्म करो, जो कुपोषण है उसको ख़त्म करो, इनरोलमेंट बढ़ाओ कि लोग जो है स्कूलों में आएँ और जो आएँ वो लगातार आएँ, अटेंडेंस बढ़ाओ और उनका सोशलाइजेशन करो। अमंग कास्ट मतलब SC ST जनरल सब एक साथ बैठ के समाजीकरण होना चाहिए, सब एक साथ बैठ के खाएं, सब एक साथ बैठ के बातें करें और जो है एम्प्लॉयमेंट मिले किसको, जो विमेन हैं उनको। ठीक, ये वाली हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको हमने यहाँ पे ख़त्म किया। ठीक है ना। अब आगे क्या है, उपासना स्थल अधिनियम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि भैया जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है 1991, इससे संबंधित जो याचिका दायर हो रही है उस पर तुम्हारा क्या जवाब है, ये बताओ। अब ऐसा जब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या हुआ है कि कई सारी लिटिगेशन याचिका अब आ सकती हैं किस पर, जो आपके वर्शिप के प्लेसेस हैं उनके ऊपर, जैसे कि मथुरा वाराणसी, इन सब पे भी, कि किसका अधिकार होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक, लिखा हुआ, कानून की जांच करने के लिए सहमत होते हुए अदालत ने मथुरा और वाराणसी सहित देश भर में विभिन्न पूजा स्थलों में मुकदमेबाजी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक, इस वाले इस वाले केस की वजह से। अब देखिए, ये जो लॉ था वर्शिप एक्ट वाला 1991 में PV नरसिम्हा राव जी ने, जो कांग्रेस के थे, इन्होंने वाला एक्ट बनाया था कि जो भी 15 अगस्त 1947 पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जो भी वहाँ का रिलीजियस जो है करेक्टर था, धार्मिक चरित्र था, वहीं बना रहेगा। ठीक, वहीं बना रहेगा। सिर्फ जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला डिस्प्यूट है उसको छोड़ के, क्योंकि वो उस समय कोर्ट में उसका जो है केस चल रहा था। ठीक, अयोध्या डिस्प्यूट को इसमें जो है छूट दे दी गई है। कोई भी वर्शिप की प्लेस हो, चाहे वो एंशियंट से आपका जो प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक हो, आर्कोलॉजिकल साइट हो। ठीक, एक तो अयोध्या को छूट दी गई और किनको छूट दी गई ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जो प्राचीन ऐतिहासिक हो, आर्कोलॉजिकल साइट हो, मतलब ये इसके अंतर्गत आती हो, उनको भी छूट है। कहीं पे जो है फाइनली सेटलमेंट और डिस्प्यूट जो है डिस्पोज्ड हो चुका है उसको भी छूट है। कहीं पे डिस्प्यूट जो है ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है पार्टियों के बीच में, जब ये 1991 से, मतलब जब ये कानून आ रहा था उससे पहले, तो उसको भी छूट है। उसमें भी कोई रिलीजियस करेक्टर जो भी बना हुआ है वही मान लिया जाएगा। ठीक, बस यहाँ पे अब देखो, इसके जो सेक्शन 3 और 4 हैं एक्ट के, वो ये कहते हैं कि जो रिलीजियस करेक्टर है, धार्मिक चरित्र है, वो वैसा ही बने रहेगा, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का वो वैसे ही बना रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। ठीक, और कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट एनी प्लेस, कोई उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ ए डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्यों हुआ, 15 अगस्त 1947 को मान लो कि कोई जगह जो थी वो हिंदुओं की थी। ठीक, वहाँ पे टेम्पल था। अब उसको जो है 91 से वाले एक्ट में यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद मान लो आपका जो है इसको सिख हो गया,
सिख उन्होंने कर लिया, या मैं मतलब किसी धन धन पे नहीं जा रहा हूँ, मान लो एक्स का था, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ गुस्सा आ जाएंगे लोग, एक्स कर लेते हैं, वो था 15 अगस्त को, ठीक, 1947 को, बाद में इसको वाई कर दिया गया, तो अब उसका डिस्प्यूट आ रहा, तो इस लॉ के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा कि भैया 15 अगस्त को एक्स था तो एक्स ही माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात अब। और इसी में सेक्शन नंबर 4(2) ये कहता है, 4 सब क्लॉज 2, कि जो भी सूट, अपील, प्रोसीडिंग जो भी चल रही है कन्वर्ट करने के लिए जो है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के करेक्टर को, तो और वो पेंडिंग थे, ठीक, 15 अगस्त को, विल स्टैंड एबेटेड। अब जो मतलब उस समय पेंडिंग थे, मतलब 15 अगस्त को कई सारे चल रहे होंगे पहले से भी ना प्रोसीडिंग, तो वो वहाँ पे जो है जितने भी कोई याचिका दायर थी, कोई सूट दायर था, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा 15 अगस्त को, ठीक, और कोई फ्रेश प्रोसीडिंग उसमें अब फाइल नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो करेक्टर बना हुआ था बस वही माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अब व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द एक्ट, उन अब 2019 में अयोध्या वाला वर्डिक्ट आया, आपको पता है, ठीक, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रंजन गोगोई जी ने ये कहा, या इस लॉ को मतलब रिफ़र करते हुए, कि ये जो है सेकुलर वैल्यूज़ को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मैनिफेस्ट करता है। ठीक, ये कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाले को कह रहा है, कि कह रहे थे ये रंजन गोगोई जी कि हाँ ये जो है सेकुलर वैल्यूज़, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को जो है प्रकट करता है, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है रेट्रोग्रेशन, मतलब प्रतिगमिता को सख्ती से रोकता है। मतलब ये नहीं है कि हम पीछे जाएं फिर से उस पर कुछ वाद विवाद करें और फिर जो है हमेशा डिस्प्यूट हो जाए पूरे पूरे इंडिया के, मतलब इसमें तो कई सारे डिस्प्यूट हो जाएंगे ना, कोई कहेगा ये एक्स का है, कोई कहेगा वाई का है, कोई कहेगा जेड का है, तो ये वाली चीज़ है। अब ये लॉ चैलेंज क्यों किया जा रहा है, ठीक, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है उसका उल्लंघन करता है। किस तरीके से? अच्छा, धर्मनिरपेक्षता जो है ये एसआर बोमई वाले केस में मूल संरचना बताई गई है, इसको ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, कट ऑफ डेट जो है वो कह रहे हैं कि अगस्त 15 1943 वाला, ये काफ़ी आर्बिट्रेरी है, मनमानी वाली है, तर्कहीन है, इरेशनल है, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पूर्व व्यापी है। मतलब पीछे जाके आपने लॉ जो है अभी लॉ बनाया आज और पीछे जाके इसको लागू कर दिया, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। ठीक, तो ये, और ये हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिखों को अब मतलब कोर्ट में जाने से रोकते हैं, और अपनी जो जगहें थी उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को, उसको वापस ग्रहण करने में मदद मतलब रोकती है। ये गलत बात है, ये कह रहे हैं। और ये जो है इनके प्लेस ऑफ वर्शिप जो इन्वेड हो गए, कोई किसी ने आक्रमण कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, इंक्रोच कर दिया, जो कि ड्यूरिंग अपॉन बाय द फंडामेंटलिस्ट बारबरिक इन्वेडर, अब उसको जगह को जो है हम क्या खुद से वापस ना लें, ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म के द्वारा, कि ये हमें मतलब इसलिए हमें बुरा लग रहा है कि ये काफ़ी धर्म जो है निरपेक्षता इसमें कम है, ठीक, इस एक्ट के द्वारा। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए ये भी कहा जा रहा है कि सेंटर को कोई भी पावर नहीं है कि वो पिलग्रिमेजेस जो बरियल ग्राउंड है उसमें जाके लॉ बना सकें। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जो आपका शेड्यूल 7 है, ठीक, अनुसूची 7 है, आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत, उसमें जो है ये पिलग्रिमेज और बरियल ग्राउंड पे लॉ बनाने का अधिकार स्टेट लिस्ट में है, ना कि सेंट्रल लिस्ट में है। समझ में आई बात? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है? वो कहती है तुम एक देखो उसी में क्या होता है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हो गए, यूनियन लिस्ट, ठीक, स्टेट लिस्ट और समवर्ती लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट। ठीक, इस पे यूनियन लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे राज्य लॉ बनाएगा, और इन पे दोनों लोग लॉ बनाएंगे। और इन तीनों लिस्ट में जैसे 100 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। इन सारे लिस्टों में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो नहीं दिया गया था उस समय, तो वो आता है रेसिडरी पावर में। रेसिडरी मतलब अवशिष्ट जो पावर शक्ति है वो किसके पास आती है? वो आती है पार्लियामेंट के पास, यानी यूनियन के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने रेसिडरी पावर के अंतर्गत जो है ये इस पे लॉ बनाया है। फिर इधर रेसिडुअरी पावर एंट्री जो 97 है यूनियन लिस्ट की, उसमें उसके अंतर्गत हमने लॉ बनाया है। और ये लॉ ये कहता है कि सेंटर जो है लॉ बना सकता है ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि तीनों ही लिस्ट में नहीं है। ठीक, पूरा चीज़ हो में काफ़ी कठिन था, ये नया बिल्कुल एकदम था, इसलिए थोड़ा टाइम लेके इसको बताया। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा सुना तो एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पे, ये अगला जो हमारा सॉरी टॉपिक है वो ये है कि क्या नोमैडिक ट्राइब जो है उनको क्या जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिनिस्ट्री जो है आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक अधिसूचना निकाली है, ठीक, आपके 21 फरवरी को, कि वो एक जो है कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड। किसके लिए?
डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक, वो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाना चाहते हैं। ठीक, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाना चाहते हैं इनके लिए। ठीक, और ये जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड है, ये पीरियड 3 साल तक जो है एक्सटेंड होगा, को बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है। समझ में आई बात? मतलब इसका गठन हो चुका है 3 साल के लिए, अब इसको 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, 5-5 साल के लिए, ये चीज़ कह रहे हैं। किसने बनाया इसको? आपका सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया। क्या बनाया है, किसके लिए? डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक, और ये क्या है? विकास और वेलफेयर, कल्याणकारी और विकास जो है बोर्ड है। अब देखो ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन कौन है लोग, ये समझ लेते हैं। देखिए, पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय उन्होंने क्या कहा, एक लॉ बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक, और उसके अंतर्गत क्या था, उनको लगता था कि ये लोग जो है कुछ ट्राइबल्स ऐसे आदिवासी ऐसे हैं जो सिर्फ क्राइम करते हैं और क्राइम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन्होंने उसमें उनको नोटिफाई कर दिया इस लॉ के अंतर्गत। तो जब गवर्नमेंट इंडिया की आ गई और जो है 1947 के बाद जो है, तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो अब 1952 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इनको डी नोटिफाई कर दिया इस वाले से निकाल के, और उनके जो है कल्याण के लिए और सारी काम किए, तो इसीलिए उनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोलते हैं इस तरीके की। इसके अलावा कुछ ट्राइब जो है जो नोमैडिक, मतलब जो घुमंतु हैं, आपका जो है फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, जैसे बंजारे नाम आपने सुना होगा, और भी लोग हैं, वो सीजनल फिजिकल मूवमेंट होता है, तो वो लोग हमेशा मूव करते रहते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो उनको आपका नोमैडिक बोला जाता है। जो ये थोड़ा कम करते हैं उनको जो है सेमी नोमैडिक बोला जाता है। ये हो गया डिफरेंस इनके बीच में। इनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जो प्राकृतिक संसाधन का पर नियंत्रण का नुकसान हो गया है। अब इनको प्राकृतिक संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, इनके अंदर शिक्षा की कमी है, जो बेसिक जो मूल अवसंरचना है उनकी फैसिलिटी नहीं है इनके पास। हर बार उनको जो है विस्थापन और पुनर्वास करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनके पास जो है उनके स्वास्थ्य और जो न्यूट्रिशन की समस्याएं हैं, पोषण की समस्याएं हैं, आइडेंटिटी नहीं है, आधार कार्ड इस तरीके के आइडेंटिटी नहीं बन पाते हैं। क्यों? आधार कार्ड आप जाओ तो कहेंगे भैया एड्रेस प्रूफ बताओ, एड्रेस है ही नहीं, तो कहाँ से उनको मिलेगा? वो तो हमेशा जो है नोमैड्स टाइप से हैं, घुमंतु प्रजाति हैं। ठीक, तो घुमंतु जो है ये समुदाय हैं, सॉरी। तो स्थानीय प्रशासन द्वारा खराब व्यवहार होता है उनके साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फालतू बदतमीजी भी होती है वहाँ पे, जेंडर इश्यूज भी हैं कि मतलब वीमेन के अलग कुछ बताया जाता है, कुछ बोला जाता है। काफ़ी दिक्कतें हैं दुनिया में, लेकिन जो लड़ेगा वो बढ़ेगा। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी क्या है? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड जो है बनाया गया है डीएनसी का, इनकी क्या है कि आप भैया कुछ ऐसी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाओ, फॉर्मुलेट करो और उनको लागू कराओ। ठीक, कुछ जगहें ऐसी और कुछ समुदाय जो हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, घनी आबादी वाली जो जगहें हैं उनको आइडेंटिफाई करो, और ऐसे जो भी उनके लिए प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर जो भी उनको एंटाइटलमेंट दिया गया है, उनमें देखो कि भैया कहाँ पे गैप्स हैं, उनका आंकलन करो, और मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर जो भी इम्प्लीमेंट करती हैं इनके लिए स्कीम्स, उनके साथ कोलैबोरेट करके, ठीक, कोलैबोरेट करते हुए आप क्या करो कि उनको अच्छे से अच्छे जो है ज़्यादा प्रभावशाली जो भी चीज़ दी जा रही है अच्छे से पहुँचे उनके पास। ठीक है, मॉनिटर करते रहो, निगरानी करो और मूल्यांकन करो कि जो भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है इनकी प्रोग्रेस के लिए, वो किस हालत में है। अगर नहीं अच्छी हालत में तो आप जो है उसमें सुधार कराने के लिए एडवाइस करो गवर्नमेंट को। वो कौन सी स्कीम है जो ऑलरेडी जो है समुदायों के लिए चल रही है? डॉक्टर अंबेडकर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक, ठीक, यानी कि 10वीं जो है, पहले 10वीं से पहले और 10वीं के बाद जो है स्कॉलरशिप की बात कही, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड है। ठीक, यानी स्टेट का भी कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। आपका डी नोटिफाइड डीएनटी, ठीक, सेमी नोमैटिक ट्राइब, इन सब के लिए है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014-15 में लॉन्च हुई थी। इसके अलावा नानाजी देशमुख स्कीम है आपकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल बनाए जाएंगे डीएनटी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। इसका भी उद्देश्य यही है कि उनको हॉस्टल फैसिलिटी दो, और जो भी एससी एसटी ओबीसी में नहीं कवर्ड हैं उनको जो है और डीएनटी में आते हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। ठीक, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, पता चला उसमें इनके लिए बनाया और भर गए ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी। ठीक, डीएनटी के लिए ही होगा, और वो हाई एजुकेशन अपनी मतलब कर सकें, और ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
ठीक, ये पूरा हमारा खत्म हो गया। और आगे वाला हमारा सेक्शन का क्या नाम है, कौन बनेगा IAS PCS। इसमें हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड जो है कुछ कथन दिए गए हैं, उस वो बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो 1962 में शुरू हुआ था, क्या सही है गलत है? नहीं, 1962 में चाइना से वॉर हुआ था, ये चालू हुआ था 1954 में। और जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि आपका अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक, लिटरेरी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला वाला गलत था और पूछा क्या गया है, फॉल्स ही पूछा गया है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो सही हो गया है, तो दो वाला नहीं हो सकता। ऐसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो। और ये लिटरेरी ऑनर होता है, साहित्यिक सम्मान होता है, जो भारत के राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो अगर प्रतिवर्ष है तो ये सही है, तो ये सही है, तो इसको हम रख नहीं सकते क्योंकि फॉल्स पूछा गया है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें आंसर हो जाएगा। साहित्य अकेडमी 1954 चालू हुआ था। अभी क्या हुआ कि नंदा खरे नाम से मराठी राइटर थे, उन्होंने कहा कि हम साहित्य अकेडमी हमको नहीं चाहिए। ठीक, उनकी एक नोवेल थी, उसके लिए दिया जाता था, उदय नाम से, वो 2014 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने मना कर दिया, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन में डाला है। आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो है RH 560 से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, अभी क्या हुआ है, DRDO ने एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है, साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है RH 560, कब, 12 मार्च 2021 को। ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ट्रू पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली इसरो ने लॉन्च किया है। और साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट वाले रॉकेट्स होते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि भैया हमें जो भी ज़रूरत है तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उन रॉकेट का नाम साउंडिंग रॉकेट होता है। और इस साउंडिंग रॉकेट का क्या नाम है, RH 560 है। और पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था, देखिए ये तीनों आपने एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन, तो ये बचा सी ऑप्शन सही है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। रॉकेट को लॉन्च किया गया था ताकि हम एटीट्यूडनल वेरिएशन देख लें कि क्या होती है न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। ठीक, जो भी प्लाज्मा भी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज जो है गैस होती है उसको बोला जाता है। और जो विंड्स चल रही हैं उसके वजह से एटीट्यूडनल वेरिएशन क्या आएगा, ये हमने एक्सपेरिमेंटल जो साउंडिंग रॉकेट है उसको भेज के देखा। RH 560 जो रॉकेट है कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा रेंज से। ठीक, तो अब देखना एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि ये वाला तो इसरो द्वारा हो रहा था, अब जो DRDO करता है वो कहाँ से करता है, कौन सी जगह कौन सी रेंज होती है वो बताइए। ठीक, तो ये आप लोग के लिए है। और आज के लिए देखो, यहाँ ये पहले इसको समझा देता हूँ। इसरो के द्वारा चालू किया गया RH 560 है, 12 मार्च को। इसरो ने हाईलाइट किया कि साउंडिंग रॉकेट जो होता है ये वो एक या फिर दो स्टेज का प्रोपेलेंट रॉकेट होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब कि फ्यूल जो है उसमें सॉलिड होता है। और ये रॉकेट जो है ये प्रूव करता है कि अपर एटमॉस्फेरिक जो ऊपरी वायुमंडल क्षेत्र हैं उसमें और रिसर्च कर सकता है, जो भी अंतरिक्ष में अनुसंधान करना है वो सब भी करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रॉकेट है। और ये द रॉकेट वुड ऑल्सो सर्व एज ए ईजिली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म। अब इसमें खर्चा वर्चा कम होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पूरा सब कुछ उसी में थोड़ा लगा दोगे। और विच कैन टेस्ट और प्रूव द प्रोटोटाइप ऑफ न्यू कंपोनेंट, कोई नई कंपोनेंट आ रहा है तो उसको टेस्ट करना है। ठीक, व्हीकल और सेटेलाइट से संबंधित। अब देखिए, आज का जो होमवर्क है, कल का होमवर्क रह गया था शायद, कई लोगों ने बोला, हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे फिर भी। देखिए, दांडी मार्च की बात हुई थी, आज आप लोग क्या करना है, मैंने उसमें सोचा भूल गया मैं, गुजरात से संबंधित आज आप लोगों को गुजरात स्टेट का पूरी मैपिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक, गुजरात स्टेट की पूरी मैपिंग एक्सरसाइज क्या करना है, पॉलिटिकल मैप खोलो, ठीक, और जो है फिजिकल मैप खोलो और उनको जो है पूरी तरीके से आप उसका निरीक्षण करिए, देखिए जो कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से स्टेट है, कौन सी नदियाँ जा रही हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो आज के इसी के साथ जो है हमारा आपका सेशन ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को प्लीज़ पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हमें लगता है कि हम आपको जो है बेहतर से बेहतर सर्व कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो है जो लोग कमेंट करते हैं, होमवर्क करते हैं, उनकी दिमाग की एक्सरसाइज होती है और जिससे कि उन लोग को जो है एग्ज़ाम पास करने की ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया फिर बताया, तो UPSC और EPFO का हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ इन दो नंबर को कॉल करके, जो है 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, कल आप लोग से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा और जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।